हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का सेट देखेंगे जो कि एडिटोरिया बुक से है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर क्वेश्चन होता है, जिसमें हम 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में 40 नंबर साइंस का हो जाएगा और 10 नंबर मेरा हो जाएगा जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, जनरल स्टडी हो जाएगा उसमें। और 50 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे होता है क्या, रीजनिंग होता है और मैथ होता है। सो हम सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर पार्ट देखने वाले हैं जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, यही इसका थीम है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटक संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, विश्व पर्यटक संगठन के द्वारा भारत के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 पुरस्कार दिया जाएगा। तो आरा बिहार नहीं हो जाएगा, धनुषकोडी तमिलनाडु भी नहीं होगा, लोंगवाना नागालैंड नहीं होगा। ये कौन सा दिया है, तो धोरडी गुजरात में दिया गया है। कौन सा, तो विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दिया गया है, किसके लिए, धोरडी गुजरात के द्वारा गुजरात को दिया गया है। भारत की पहली ड्रोन यूनिट जो है किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है। तो 4 संयुक्त 2023 में जो होगा 2023 में 4 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से इंडिया के शामिल कौन से है, डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है इंडिया से शामिल है। 5th नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अर्थशास्त्र क्षेत्र में तो नरगिस मोहम्मद को दिया गया है, किसके लिए में, पीस के लिए, शांति के लिए दिया गया है। जोल अनफांसो के लिए किसके दिया गया है, तो साहित्य के लिए दिया है, लिटरेचर के लिए इसको दिया गया है। और क्लाउड गोल्डस्टीन जो है इन्हीं को दिया गया है। ये क्लाउड गोल्डस्टीन किसको लिए दिया है, तो इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लाउडेड गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच को खाई को बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था। तो देखिए किसके लिए पूछ रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को बढ़ावा देने के लिए। तो एक था कौन सा, 1909 मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में, इसी में दिया गया था। पृथक निर्वाचन की बात किया गया था, किसके लिए, हिंदू और मुसलमानों के लिए। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सही हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्योग की स्थापना किया गया था। तो इसका कहने का मतलब क्या कि दक्षिण पूर्व एशिया बोले तो कि इंडिया में शिपिंग उद्योग की स्थापना किसने किया था, चोल वंश ने शिपिंग उद्योग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब किया गया था। तो भारतीय सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन 1986 में किया है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो अभी भागलपुर में है, भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल जो है पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, 1909 में भारत सरकार के गठन के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव पारित किया था। तो 1909 में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में था। रोलेक्ट एक्ट था, तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट था। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। और इसका भी जो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 ही होगा, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित बताना है। कच्छ का रंग जंगली गधा के लिए ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है पक्षी के लिए नहीं है, ये हो जाएगा। अजगर सांप वगैरह इस सब के लिए भी, ये सब अजगर सांप हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, इसके लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा गेंडा के लिए सही है। जिम कॉर्बेट उद्यान जो बाघ के लिए फेमस है, सही है। जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा आसाम में है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ में है, एमपी में है। और कच्छ का रण कहाँ में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है, DASD का पूर्ण रूप क्या है, डिवाइस फॉर एक्सेस, DAXS का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाले 4 कर कौन कौन से हैं। तो वस्तु और सेवा कर के अधीन आने वाले कौन से, 5, 12, 18, 28 जो है, 5, 12, 18, 28 जो है ये भी यही आता है, वस्तु कर सेवा टैक्स के रूप में होता है, जो कि 1 जुलाई 2017 को पारित किया गया था। 122वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था और 1 जुलाई को जो होता है जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जो कि 2017 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको सही क्रम से मिलान कर देते। देखिए अभिनव भारत के जो होता है, अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया था, तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब किया गया था, 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किया गया था। और नौजवान भारत 1926 में भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब किया गया था, तो 1928 में किया गया था। तो देखिए 1904 में कौन, अभिनव भारत हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। नौजवान भारत 1926 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। तो दांडी यात्रा के बाद, दांडी यात्रा से जैसे ही दांडी यात्रा समाप्त हुआ था उसके जस्ट बाद ही सबने अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन चालू कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था। असहयोग आंदोलन बता दें आपको 1920 ईस्वी, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सबने अवज्ञा आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपयुक्त होती है। तो सिगरेट के लाइटर में कौन सा गैस उपयुक्त होती है, ब्यूटेन जो होता है सिगरेट लाइटर में उपयुक्त होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन हो सकता है। देखिए पोटेशियम के सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम के बाद देखिए, पोटेशियम के बाद हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। सबसे बड़े स्तनपायी जंतु कौन से, सबसे बड़े स्तनपायी जंतु कौन से है, तो दरियाई घोड़ा स्तनपायी जंतु के अंतर्गत नहीं है, समुद्री बाघ नहीं है, अफ्रीकी हाथी भी नहीं। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जंतु कौन सा है, व्हेल, ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी जंतु होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो होती है एटीपी में किसको बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट को सौर ऊर्जा एटीपी में बदल देती है। ऑप्शन नंबर ए 19 क्या। 20 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, इनमें से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है अस्टेपिज में होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लसिका का कार्य क्या है। लसिका का कार्य क्या है, लसिका के कार्य के बारे में बताना है। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं के लक्षण भक्षण करके रोगों की रोकथाम की सहायता करता है। सही है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ये भी सही हो जाएगा। लसिका घाव भरने में सहायता करती है, ये भी सही हो जाएगा। तो A to Z इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है। सबसे मीठी चीनी हो जाता है फ्रुक्टोज जो होता है, सबसे मीठी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जब हम बिजली के बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। तो जैसे ही हम बिजली का बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसी ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए भुगतान करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 23 का डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। मादा युग्मक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक को हम अंडाणु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जो होती है निर्भर करती है, किस पे निर्भर करेगी, तो वर्षा की मात्रा जो होती है वायुमंडल के नमी पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवाणु के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब यह अपघटन होने के कारण पर्यावरण को शुद्धिकरण का अपना योगदान देते हैं, ठीक है, एवं पर्यावरण में पोषक तत्वों के चरण को भी सुनिश्चित करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं, यह भोजन के सड़ने से लेकर जंतुओं तथा पादपों मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं तथा कभी कभी भूमि को बंजर बना देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तो इसका ए टू जेड इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। संघ पेरिफेरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ पेरिफेरा के माने क्या बोल रहा है? यह स्थानबद्ध छिद्रयुक्त एवं पूर्णतः समुद्री जीव है। यह जो होता है स्थानबद्ध छिद्रयुक्त पूर्णतः समुद्री जीव है। देखिए ये ऑप्शन गलती हो जाएगा, समुद्री जीव पूर्णतः नहीं है, इसमें ऊतकों का अभाव होता है, ये सही हो जाएगा। यह द्विकोरिकी एवं असमित होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर बताना है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताना है। इसमें केंद्रक का आकार होता है, गलत हो जाएगा। रसधानी का आकार होता है। समानता बताना है, क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्न में से किस आधार पर होता है, चयन किस आधार पर होता है? रसधानी का आकार होता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। डिक्टोमियस होता है, ये भी सही हो जाएगा। डिक्टोमियस नहीं होता है। और देखते हैं रसधानियों की संख्या, केंद्र की स्थिति देखिए, ये भी हो जाएगा। रसधानियों की संख्या, ये भी हो जाएगा। तारकात्य हो जाएगा, लवक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 8। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? पादपों में श्वसन की प्रक्रिया, क्या बोला है? पादपों में श्वसन की प्रक्रिया निम्न में से कौन सहायक होता है? तो जब पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में कौन सहायक हो जाएगा? ऑस्टोमेटा जो छिद्र होता है वही सहायक होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसीलिए नियमित रूप से अगर पादप जैसे कि पेड़ पौधे को हम देख ले, अगर नियमित रूप से अगर पानी नहीं पड़ती है तो उसके पेड़ का देखते हैं कि अगर नियमित रूप से पानी नहीं पड़ती है तो पेड़ का स्थिति जो होता है डैमेज होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उसके एस्टोमेटा जो होता है, पेड़ पौधे के जो पत्तियों में एस्टोमेटा होता है वो पूर्णतः साफ नहीं होता है। अगर पानी जो है पेड़ पौधे पे पानी पड़ते हैं तो एस्टोमेटा साफ होता है, और एस्टोमेटा साफ होने से पेड़ पौधे जो श्वसन क्रिया करते हैं, अच्छी तरीक़े से श्वसन क्रिया करते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सो बी द अवेयर के लिए हम बता दें कि जब भी पेड़ पौधे के पानी दे तो जड़ के अलावा उसके पत्ती को भी साफ करें, पत्ती को भी पानी दे। पत्ती से जैसे ही धूल कण हटेंगे तो श्वसन क्रिया में एस्टोमेटा उसका साथ देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। वर्णघात एवं हीमोफीलिया किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है? तो वर्णघात जो होता है हीमोफीलिया एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। और देखते हैं क्या होता है। एक के जो है गुणसूत्र की संख्या 13 से 21 हो जाता है, गलती हो जाएगा। एक लिंग सहलग्र प्रभावी रोग होता है, गलती हो जाएगा। एक लिंग जो होता है सहलग्र अप्रभावी रोग विकार करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनलेस मिलर ने ओपेरियन की परिकल्पना को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता था? जलवाष्प का किया था, मीथेन का किया था, हाइड्रोजन का किया था और अमोनिया का किया था। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं किया था और नमक का नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मानव का पाचन सर्वप्रथम आमाशय से शुरू होता है। तो ये पहले ही गलती हो जाएगा कि मानव का पाचन जो होता है आमाशय से न शुरू होकर कहाँ से होता है? मुंह से होता है। और क्या बोलता है? आमाशय का आकार शुरू होता है, जो जे आकार का चौरिनोमा थैली होता है। तो आमाशय का आकार जो है जे आकार का होता है, लेकिन भोजन का पाचन सर्वप्रथम आमाशय से शुरू न होकर के कहाँ से होता है? मुंह से होता है। और मुंह से पाचन आरंभ भी होता है किसका? तो मंड का पाचन आरंभ होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। सेकंड ऑप्शन। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है, सही है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है, ये बिल्कुल सही है। बड़ी आंत में सेलुलोज का पाचन एवं जल का अवशोषण होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक, जो पूरी तरह से असत्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन।
मानव में मेरुरज्जु से 31 जोड़े मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि कपाल में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलती है। सही हो जाएगा। ये तंत्रिकाएं स्वतः तंत्रिकाएं जो है स्वायत्त तंत्र का निर्माण करती है। ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ए और आर दोनों का सही है। और दोनों किसके लिए बात कर रहा है? दोनों तंत्रिका तंतों के लिए बात कर रहा है। तो ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पादप में पोषक तत्वों एवं भोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य को पहचानना है? इसमें खनिज तत्वों का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। तो क्या बोल रहा है? सिर्फ भोजन की बात नहीं कर रहा है, खनिज तत्वों का परिवहन बोला है तो जाइलम के द्वारा होता है। तो बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इनमें भोजन का परिवहन पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भी सही हो जाएगा। इनमें भोजन का परिवहन ऊर्जा के सहायता में स्टार्च के रूप में होता है। किसमें बोल रहा है? तो किसमें बोल रहा है? तो इसमें ऊर्जा का परिवहन ऊर्जा की सहायता में स्टार्च के रूप में होता है। यही गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? कथन और कारक का क्वेश्चन है। किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक भी हो सकती है। जब ऋणात्मक होगी तभी उसमें एक्सेलरेशन मंथन आएगा। जब वस्तु धनात्मक गति से विपरीत दिशा में गति करती है तो इसकी चाल धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 35 का क्वेश्चन हो जाएगा। ए आर का सही, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के तृतीय गति से नियम के संबंधित है? तृतीय गति के नियम से कौन सा संबंधित है? बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक की गोली पीछे की ओर गति करती है, तृतीय नियम का पालन करती है। तृतीय नियम मनुष्य के तृतीय नियम क्या बोलते हैं? एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन होता है। किसका? तृतीय गति का नियम। जैसे कि आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो आपके ऊपर भी वो वस्तु बल लगाए तो क्या बोल जाता है? ये न्यूटन का तृतीय गति के नियम का उदाहरण होता है। जैसे कि इसमें देखिए, बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, तो तृतीय गति का नियम है। जैसे कि आप बंदूक से गोली आगे छोड़िएगा तो पीछे की ओर झटका देते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नाविक का नाव से किनारे की ओर कूदना, जैसे कि अगर नाविक जो होता है नाव से किनारे की ओर कूदता है ना, तो नाव जो होता है पीछे की ओर जाता है, जैसे कि नदी की ओर भागता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा इसका आंसर। सड़क पर चलना भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का ही उदाहरण था। इसमें A to Z सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। इसका कारण क्या है? पत्थर का द्रव्यमान कागज के द्रव्यमान से कम होता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। कागज पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन। बर्नौली परिमेय और बर्नौली परिमेय के संबंधित विचार कीजिए। बर्नौली प्रमेय केवल असंपीड़ित तरल पर लागू किया जाता है। ये सही हो जाएगा। द्रव के विक्षोभ प्रभाव में बर्नौली प्रमेय का उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्रव के विक्षोभ प्रभाव में बर्नौली प्रमेय का उपयोग नहीं होता है। ये भी सही हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन। उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलता है। क्यों जलता है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण इस तरह से होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा नहीं, गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा तो ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही हम आपको बोलते हैं कि भाप के द्वारा जलन हमें ज़्यादा महसूस होती है। इसके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन जो है डाउटेबल क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है उसके ताप बढ़ने पर बढ़ती होती है। तो तार की प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता की भी फॉर्मूला होती है R = ρ×L/A। इसका देखिए सर, आर की प्रतिरोधकता ताप पर बढ़ने पर बढ़ती है। बिल्कुल सही है। तो लंबाई किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। गलती हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। प्रत्यावर्ती धारा निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी इकाई जो होती है 50 Hz होती है। बिल्कुल सही होता है। जो हम प्रत्यावर्ती धारा की यूज करते हैं उसकी हर्ट्ज कितना होती है, 50 Hz इसकी हर आवृत्ति होती है। ओबेसियली A to Z जो होता है इंडिया में 50 Hz ही यूज किया जाता है, ये सही हो जाएगा। सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय से विद्युत धारा के प्रत्यावर्ती धारा में प्रेषित किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा के प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रसारित किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। दृष्टि धारा सदैव एक ही दिशा में प्रभावित होती है, ये भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, A to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा आभासी होता है, मतलब कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो देखिए आभासी काल्पनिक होता है, सही है। सीधा या बिंब के समान दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ए जो होता है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, बिंब का बाम भाग जो है बिंब का बाम भाग प्रतिबिंब के बिंब का बाम भाग जो होता है प्रतिबिंब के बाम की भांति ही दिखाई देता है, तो बिल्कुल गलत है। जैसे कि आप समतल दर्पण में देखते होंगे आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड जो है राइट दिखाई देता है, वही इसमें बोलना जा रहा था। ये तो क्या बोला, प्रतिबिंब का जो है बाम भाग जो है प्रतिबिंब के बाम भाग की भांति ही दिखाई देता है, जो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन सा हो जाएगा, एक ये इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या होता है। तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सोडियम क्लोराइड रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, नहीं है। बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है। दूध का अस्कंदन जैसे कि दूध से दही में जमना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 3। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 46 का बोल रहा है कि क्यों, अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान से ही पानी जो होता है उबलने लगता है। इसका रीज़न क्या है कि ऊपर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है, और जैसे ही वायु दाब कम हो जाता है तो उबलने की बिंदु जो है नीचे आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आहार श्रृंखला में अशांखवित श्रृंखला को कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला के जो होता है शाखांतवित श्रृंखला को क्या बोला जाता है, आहार जाल बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आहार जाल बोला जाता है इसको। अब कौन सा है 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऊतक जो है पौधे के प्रकाश संश्लेषित हिस्से में सभी सामग्रियों को परिवहन का कार्य करता है। तो देखिए इसमें इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बताएंगे हम कौन सा। तो क्या बोल रहा है, कौन सा ऊतक जो होता है पौधे के प्रकाश संश्लेषित हिस्से मतलब कि फूड का परिवहन करना। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाता है, फूड बनाता है। जैसे फूड का परिवहन करने का काम किसका है, तो फ्लोएम का फूड का परिवहन करने का काम है। और जाइलम का परिवहन करने का काम जल होता है, खनिज तत्व जो होता है यही करता है, जाइलम परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो एड्रिनल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से कोई नहीं है तो ऐसे ही काट दीजिए। तो लार ग्रंथि जो हो जाता है अंतःस्रावी नई ग्रंथि नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, सोडियम एक प्रतीकात्मक तत्व है। सोडियम जो होता है एक प्रतीकात्मक तत्व है जो के साथ खुले अभिक्रिया में अभिकरण करने पर विस्फोटक बना लेता है। जैसे कि सोडियम जो होता है, सोडियम जो है प्रतीकात्मक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ जो होता है, सोडियम को अगर हम खुले में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके क्या बने, विस्फोटक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये आरआरबी टेक्नीशियन सेट का 50 नंबर समाप्त होता है, 50 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। और आपको हम बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए और कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जो आप अपना बेनिफिट उठाएँ। वहाँ पर रेगुलर वाइज में टेस्ट प्रैक्टिस चल रहा है, आप जाइए और वहाँ पर
टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अपना बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।